नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों की शिक्षण अभिवृत्ति से तीसरी क्लास है और जिसमें हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति में ही तीसरा टॉपिक जो है, तीसरा पॉइंट जो दिया है यूजीसी ने जो निर्धारित किया है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो तीसरा टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए, हम पहले टॉपिक लिख दिए हैं आप लोगों के सामने, जैसे है शिक्षण प्रभावक तत्व। और शिक्षण प्रभावक तत्व में हम लोगों को शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं एवं शैक्षिक वातावरण, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो शिक्षक, सहायक सामग्री और उसके बाद संस्थागत सुविधाएं और शैक्षिक वातावरण। तो आज की क्लास में हम लोग को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री में जो सबसे पहला ही है शिक्षक को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है जो शिक्षण को प्रभावित करती है। ठीक है, वो कौन कौन से कारक है या कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक है। ठीक, जो शिक्षण के कार्यों को प्रभावित करते हैं। मन, आपका मस्तिष्क, आपका ज्ञान और आचरण और आपके आसपास का वातावरण जो है, ये सभी चीज़ें मिलकर शिक्षण के प्रमुख कारक है जो शिक्षण के कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। केवल आपका मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण एवं वातावरण ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो शिक्षक है और शिक्षार्थी है, जो अध्यापक और छात्र है, ये भी शिक्षण को प्रभावित करने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आगे कह सकते हैं कि जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अधीन समझा जा सकता है। आइए, नीचे कुछ पॉइंट दिया है जिसके हम लोग अंतर्गत उसको समझ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल है जो यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जैसे शिक्षण कौशल में क्या होगा कि प्रमुख शिक्षण कौशलों में अगर बात करते हैं तो जैसे हो जाएगा कि आपके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता हो, प्रयोग करना हो उसका कि सही कैसे करते हैं, उसका व्याख्या देना हो और निदान करना एवं कौशल विश्लेषण करना। तो ये दोस्तों शिक्षण कौशल में आएगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में कह सकते हैं जैसे कुछ चीज़ें निर्धारित की गई है दोस्तों कि आप शिक्षक बनने के कब लायक हो जाते हैं। जैसे कुछ इसके लिए महत्वपूर्ण योग्यता निर्धारित की गई है, जैसे कि योग्य शिक्षक द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन पाती है। सही बात तो यही है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कोई भी शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। अगर जो करता है तो उसको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके पीछे में उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए और कह सकते हैं कि शिक्षण कैसे किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये उसको कह सकते हैं कि मालूम होना चाहिए। एक शिक्षक में बहुत सारे गुण शिक्षण के लिए मतलब निर्धारित होने चाहिए या उनके अंदर होने चाहिए। जैसे बात कर लेते हैं कि इसके लिए जैसे शिक्षकों को बीएड, सीटेट तथा नेट जैसे एग्ज़ाम, जैसे हम लोग भी देने वाले अभी जो यूजीसी नेट वाला एग्ज़ाम है, तो जैसे निर्धारित किए गए जो शिक्षकों को योग्यता को निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बीएड है आपके पास जो टीचर की डिग्री है, उसके बाद कह सकते हैं जैसे नेट है। तो इस तरह के कुछ डिग्रियां है जो निर्धारित की गई है, जो पाने के बाद आप उसके बाद टीचर के एलिजिबल हो जाते हैं या उसके लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण योग्यता में ऐसे हो सकता है। विषय वस्तु की विशेषता में ऐसे ही हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि जब किसी विषय का विशेषज्ञ उस विषय को पढ़ाता है तब वह शिक्षार्थी को उस विषय का सही एवं अच्छी जानकारी देता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि मान लीजिए कोई शिक्षक का चयन हो गया आपके यहाँ और उसको उस सब्जेक्ट के नॉलेज हो ही ना। जैसे हम लोग मान लीजिए अभी ये फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, अगर फर्स्ट पेपर के लिए ही कोई टीचर आ रहा है, पढ़ा रहा है और इसके बारे में वो खुद ही उसको नॉलेज ना हो तो क्या बता सकता है। जिससे तो वही बात है कि उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना चाहिए। कम से कम उसको इतना जानकारी हो कि वो सामने वाले को उस जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से उसको बता सके।
प्रभावित कर सकते हैं और उसको उन चीज़ों से जो नहीं मालूम था, अभी जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि ज्ञान से अज्ञात की ओर, तो जो उससे ज्ञात हो उसको भी, और अज्ञात मतलब कुछ नयापन, कुछ नई चीज़ें उसको बताएं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा शैक्षणिक विषय वस्तु विशेषज्ञता से। ऐसे ही शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंध है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं शिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय, कार्य का विश्लेषण, आर्थिक कारक, कक्षा कक्ष वातावरण, सामाजिक कारक और माता पिता एवं समाज की अपेक्षाएं। केवल दोस्तों हम लोग शिक्षण कौशल, शैक्षिक योग्यता जो प्रभावित करने वाले कारक थे, उसके अलावा माता पिता, समाज, अपेक्षा, ये सारी उसमें मिलके दोस्तों एक शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो ये केवल वो नहीं है। माता पिता कैसे, तो आइए, अगर कुछ लोगों के माइंड में ये होगा कि माता पिता से कैसे, तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि शिक्षण के कार्य को अपेक्षाओं से सबसे अधिक खतरा होता है। ठीक है, और कैसे कैसे क्योंकि न तो शिक्षक सही उत्तर से शिक्षण का कार्य कर पाता है और न ही शिक्षार्थी अधिगम में ही सक्षम होता है। मतलब शिक्षार्थी जो है दोस्तों, छात्र है जो सीखने में ही अच्छे से सक्षम हो सकता है, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा शीर्ष की मांग करती है। जैसे मान लीजिए अपेक्षा आपसे है कि आप बहुत बेटर कर जाएंगे। मान लीजिए हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र ये अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम लोग काफ़ी इस पर मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी पहले से शुरुआत कर दिया। अब हम लोग की अपेक्षा रहेगी कि कम से कम हम लोग एक अच्छा स्कोर करें फर्स्ट पेपर में। अच्छा स्कोर मतलब 30+ ही जाए। ठीक है, एक 30+ जाना एक अपने आप में ही अच्छी बात है। फर्स्ट पेपर में 30, 35, 40 अगर इधर करे स्कोर तो JRF होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और मतलब बेटर करें दोस्तों, मतलब ये तो एक निर्धारित हम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर इतना से ऊपर जा रहे हैं तो बहुत बेटर है। तो मान लीजिए आपसे ये अपेक्षाएं है, इतना मेहनत करके गए और आप उसमें सक्षम ना हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे है कि शीर्ष की मांग करती है, हमेशा आपसे बेटर की मांग करती है, जिसमें कृत्रिमता का बोध हो। जबकि अधिगम एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, यह निरंतर एवं व्यवस्थित तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि दोस्तों सीखने की प्रक्रिया होती है, ये एक निरंतर चलती है और कह सकते हैं कि और व्यवस्थित तरीके से ये चलती है। ना कि मान लीजिए हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं तो आप उतना बेटर कर ही दे, हो सकता है आप कम भी करेंगे, एक निर्धारित मतलब मध्यम क्रम में करेंगे या बेटर कर सकते हैं। पर ये यहाँ पे तीनों ऑप्शन हो सकता है, ना कि किसी एक पक्ष में, एक ही पक्ष पे अपेक्षा कीजिए कि नहीं अगर हमारा जो भी फ्रेंड है, भाई है, मित्र जैसा भी है, अगर चाहे आपके माता पिता उनके लड़के हैं तो उनसे बेटर का हमेशा मैसेज करें कि नहीं ये मतलब फर्स्ट ही आएगा और इतना 90% से ऊपर ही लाए। तो ये चीज़ें एक अपेक्षा जो होती है, ये चीज़ें एक कारक है शिक्षण प्रभावित में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग ठीक से ढंग से समझ चुके हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है शिक्षण सहायक सामग्री। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों इस हम परिभाषा को उठाए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्यापन के दौरान, मतलब पाठ्य पुस्तक आप लोग पढ़ रहे हैं उसके दौरान अध्यापक जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया, अध्यापक द्वारा जिन वस्तुओं या सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कॉलेज में, स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि नक्शा बताने के लिए सर हमारे ग्लोब लेके आ जाते थे कि देखो ये ऐसी पृथ्वी है, ऐसे घूमती है। हम लोग कई बार देखे, देखो भारत देश यहाँ है और फिर यहाँ ऐसे है। या कभी कभी होता है कि अन्य वस्तुओं को भी टीचर मंगा के उसके थ्रू हम लोग को कोई चीज़ समझाने का कार्य करते हैं। तो ये जो भी चीज़ें ये सारी शिक्षण सहायक सामग्री में आएगी दोस्तों। ठीक है, अब तो मान लीजिए स्मार्ट क्लासेज हो गई है तो स्मार्ट बोर्ड भी लग रहे हैं, तो वो भी स्मार्ट बोर्ड भी शिक्षण सहायक सामग्री में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें होती है उदाहरण के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आप लोग अगर समझ गए शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत रोचकपूर्ण पाठ्य सामग्री शिक्षण का आदर्श रूप होता है, जिसमें इन सामग्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तम शिक्षण सामग्री का प्रयोग शिक्षार्थियों में विद्याध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है और उनमें शिक्षा ग्राह्यता के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास करता है। जबकि हम अभी दोस्तों बताएं कि अभी मान लीजिए हम लोग का क्लास निर्धारित रूप से चल रहा है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बीच बीच में जैसे अभी हम कोई मैप ला दें, अभी कोई फ़ोटो के जरिए, मतलब ज़्यादातर पिक्चर के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, और उसमें अभी मान लीजिए कोई एक चित्र के
अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करें तो वो फिर चीज़ें हम लोग को दिमाग में बैठ जाती है, एक अलग होता है, उसको रोचकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है और आजकल ज़्यादातर टीचर इसको प्रयोग में ला रहे हैं दोस्तों, ताकि बच्चे उबे भी ना और उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें, ना कि उस पर रट्टा मार के जैसे कि और याद करके ये जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहेंगे ग्लोब 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 शिक्षक सामग्री, नहीं, हम लोग बस उसको उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें उसके इर्द गिर्द होती है और कौन सी चीज़ें वो शिक्षक सहायक सामग्री में आती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलिए हम लोग अगर समझ लिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री के संदर्भ में कुछ विद्वान ने अपना परिभाषित किया है, तो आइए हम लोग देखते हैं कॉटन ए गुड के अनुसार कि ये शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में क्या कहते हैं। आप लोग याद भी कर लीजिएगा इनको, क्योंकि देखिए कोटेशन आप लोग देख ही रहे हैं। हम जैसे हम लोग 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए दोनों पॉइंट से, तो देखिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे दे रहा है आगे कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉटन ए गुड के अनुसार परिभाषा है शिक्षण सामग्री का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण सामग्री। ये तो देख लीजिए कि शिक्षण सामग्री है क्या, मतलब किसे कहते हैं। अब हम लोग इसका उद्देश्य जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य दोस्तों हम लोग अगर सिंपल भाषा में कहें तो यही कह सकते हैं कि जो पाठ्य शिक्षा व्यवस्था चल रही है या पाठ्य हम लोग पढ़ रहे हैं उसको रोचकता बनाने के लिए होती है। ये बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में है, लेकिन आइए हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं, कुछ नया मिले शायद। शिक्षण में सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रोचक तरीकों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना है, जो हम अभी दोस्तों बात कर रहे थे। यह शिक्षण सामग्री के दौरान पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक होती है, जो ये भी है, तथा लिखित या मौखिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझाने में इसका महत्व होता है। तो वही बात है दोस्तों कि हम बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। सीखने का हम लोग का नज़रिया मतलब कंठस्थ ना करके उसको दिमाग पर तुरंत बैठाना अगर हो तो किसी चीज़ का हम लोग प्रयोग करके बहुत अच्छे से बताए तो वो जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार होते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री को परंपरागत रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो है देख लीजिए, और जो है कौन कौन से हैं। तो पहले श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन और तीसरा जो है वो श्रव्य दृश्य दोनों है। पहला है केवल श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य और तीसरा है श्रव्य दृश्य दोनों। श्रव्य में जैसे केवल हम जैसे सुन के, जैसे रेडियो के द्वारा सुन के, दृश्य में जैसे कि देख के, और श्रव्य दृश्य जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों हैं। ठीक है, तो ये रहे 3 परंपरागत रूप शिक्षण सहायक सामग्री के। चलिए हम लोग आगे एक एक करके अब हम इनके बारे में जानते हैं कि श्रव्य में कौन कौन से साधन आते हैं और दृश्य में कौन कौन से, और श्रव्य दृश्य दोनों में कौन कौन से आते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं श्रव्य साधन सामग्री की। तो देखिए श्रव्य साधन सामग्री, तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इस श्रेणी में ऐसी सहायक सामग्री को रखा जाता है जिसके द्वारा सुनकर प्राप्त किया जा सकता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे हम अभी बोले आप लोग को, रेडियो रिकॉर्डर, फोनोग्राफ और प्रसारण तथा मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग आदि। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे पहले अभी तो सूचना मान लीजिए हम लोग टीवी के जरिए देख लेते हैं, तो ऑडियो वीडियो वो तो दोनों हो गया। लेकिन आज से कुछ साल पहले हम लोग सभी उसी युग के हैं, बिल्कुल नए नहीं हैं, सब लोग जानते हैं। जो अभी हमारे दोस्त क्लास कर रहे होंगे हमारी, तो उनसे ही हम बात कर रहे हैं कि आप लोग दोस्तों सुने ही होंगे कि सुनना नहीं, हम लोग तो देखे हैं, चलाए हैं भैया। हम लोग दूसरे युग के थोड़े, हम लोग तो ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे जो चीज़ें नई हो रही है और पुरानी बीती जा रही है। हम लोग दोनों के मध्य वाले हैं। जो अभी हमारे दोस्त अभी क्लास वगैरह कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों के मध्य वाले हैं। हम लोगों ने जो नयापन आ रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो पुरानापन जा रहा है उसको भी छोड़ रहे हैं। संयोग इतना अच्छा है कि हम लोग ऐसे युग में पैदा हुए हैं, और वो या भगवान की कृपा है जो दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है। जैसे कि देखिए अभी कुछ साल पहले, अभी जो श्रव्य साधन पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग रेडियो सुनते थे, तो अभी मैच आता था तो वहाँ कान लगा कर सुनते रहते थे। 10 लोग वहाँ बैठे हैं और रेडियो पे हाँ ये चौका लगा, या छक्का लगा, या आउट हुआ, तो बस उस पर क्रिया व्यक्त करते थे अपना। ठीक है, देख नहीं पाते थे। वही चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी तो टीवी हो गया, टीवी हम लोग देखने लगे। टीवी था पहले से ही, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर हम लोगों के जहाँ जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ सुविधाएं बहुत कम थी। कितने देर से
पूरे गांव में कभी कभी एक टीवी होती थी कहीं कहीं, वो भी पुरानी सादी ब्लैक एंड वाइट वाली। तो रेडियो ज़्यादातर यूज में होता था। आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ा टीवी वगैरह का, ये रेडियो धीरे धीरे बंद हो गई है अभी भी, लेकिन अब नाम मात्र की रह गई है। जैसे पहले जैसे टीवी बहुत गांव में एक आध किसी के पास रहता था और सभी लोग देखने जाते थे, तो सभी लोग जा भी नहीं पाते थे, तो मान लीजिए वो रेडियो पर अपना सुनते थे, तो वो श्रव्य साधन में आता था। अब तो दोस्तों ऐसा आलम हो गया है कि अब रेडियो कहीं कहीं दिखाई देती है, किसी के यहाँ हो पुरानी, नहीं तो टीवी है घर में। अब टीवी का भी क्रेज धीरे धीरे खत्म हो गया जब से अब हम लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। तो अब स्मार्टफोन का क्रेज कैसे खत्म होगा, चलिए देखते हैं। तो स्मार्टफोन में अपग्रेड iPhone 15 वगैरह आ गए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं श्रव्य साधन सामग्री। अब श्रव्य साधन सामग्री के प्रकार, तो श्रव्य साधन सामग्री के प्रकार निम्नलिखित है। आइए हम लोग उसमें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, ठीक है। तो ये है, जैसे एक पहले हम लोग बात कर सकते हैं श्रव्य साधन में। एक कुछ टाइम पहले, मतलब अभी मोबाइल ठीक है, कुछ टाइम पहले नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ही एक था 2015 में एक उसको कहते थे, इतना छोटा रहता था, उसमें गाना बजता था, चूँकि याद नहीं आ रहा है उसका क्या, iPad म्यूजिक की पता नहीं क्या कहते थे। तो दोस्तों एक डिजिटल ऑडियो प्लेयर रहता था, वो उसको डिजिटल ऑडियो प्लेयर कहते थे, जिसमें बस प्ले का बटन रहता था और नेक्स्ट फॉरवर्ड बैक ऐसा कुछ रहता था उसमें, और उसमें चिप के जरिए लगा के या गाना अपलोड करके उसमें फिर बजा सकते थे। तो ऐसे ऐसे दोस्तों तमाम साधन थे। तो चलिए ये रहे कुछ श्रव्य साधन के प्रकार एवं उसके परिभाषा हम लोग ऊपर देखे ही किसे कहते हैं। आइए अब हम लोग दृश्य साधन सामग्री पे बात कर लेते हैं। दृश्य सहायक सामग्री पे बात करेंगे, दृश्य साधन सामग्री पे। तो इसमें ऐसी सामग्रियों का उल्लेख किया जाता है जिसको देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए प्रोजेक्टर, फिल्म, स्ट्रिप, परिचित्र, मानचित्र, श्यामपट, चाकबोर्ड, फोटोग्राफ आदि। देखिए बहुत सारे हमारे दोस्त को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे कि ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे टीवी तो आता है मान लीजिए दृश्य में, तो इसमें तो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो देखिए दृश्य में उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको दृश्य श्रव्य में रखेंगे। क्यों? क्योंकि दृश्य में देखिए, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मैप लगाते हैं वर्ल्ड का, फिर इंडिया का, तो हम लोग जो मैप लगाते हैं तो इसको दृश्य साधन में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कोई चीज़ देखना होता है, चलिए देख लेते हैं भारत देश कहाँ है, तो ठीक है, तो हम लोग मैप में ढूंढते हैं। फिर उसके बाद कौन सा, मान लीजिए कौन सा देश है, तो मान लीजिए उसके बाद हम लोग को साउथ अफ्रीका खोजना है, तो वो कहाँ है, साउथ अमेरिका। तो फिर उसके बाद यूरोप कहाँ है, तो हम अलग अलग जो देश खोजते हैं तो मैप के जरिए हम खोजते हैं, न कि टीवी में। फ़ोन आ गया है, फ़ोन की सुविधा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैप जो हम लोग को केवल दृश्य साधन में है तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफ, जो हम लोग फोटोग्राफ की बात करते हैं तो वो है दृश्य साधन में। तो ये रहे कुछ चीज़ें, ठीक है, दृश्य साधन में सामग्री में। आइए दृश्य साधन सामग्री के प्रकार पे हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे रेखाचित्र, चार्ट, मानचित्र एवं ग्लोब, हाँ ग्लोब भी आ सकता है, मॉडल, स्लाइड, ग्राफ, फ्लैश कार्ड, पत्र पत्रिकाएँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और 3D मॉडल, ठीक है। तो ये सारे हैं जो आप लोग एक बार चाहें तो देख लीजिए ध्यान से। ये 3D मॉडल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और पत्र पत्रिकाएँ, ग्राफ, स्लाइड, मॉडल्स और मानचित्र एवं ग्लोब, रेखाचित्र अथवा चार्ट। तो ये दृश्य साधन के प्रकार हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग, अब क्वेश्चन इससे कैसे पूछेगा तो आप लोग को पता ही है। पिछली बार हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि दृश्य साधन के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार हैं, और फिर 3 का नाम दे देगा यहाँ से उठा के कोई भी, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पत्र पत्रिका या फ्लैश कार्ड, और एक ऐसा दे देगा जो दृश्य में नहीं आता है, ठीक है, जो श्रव्य में आता है। जैसे मान लीजिए रेडियो उठा के दे दिया और पूछ देगा निम्न में से दृश्य साधन का प्रकार नहीं है, तो हम लोग को छांटना पड़ेगा, तो रेडियो रहेगा। तो ये रहा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं श्रव्य और दृश्य साधन, जिसमें देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो ऐसे तो क्या क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि शिक्षण क्रिया में प्रयुक्त समस्त साधन अथवा उपकरण जिनकी सहायता से शिक्षार्थी को देखने और सुनने वाली इंद्रियों को सक्रिय बनाकर उसे ज्ञानार्जन कराया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, देखने और सुनने वाली, यही जो बात कर रहे थे कि उसको देख के भी और सुन के भी, तो ज्ञानार्जन कराया जाता है, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाते हैं, ठीक है। और क्या क्या आते हैं तो इसमें आइए हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग जो बता रहे थे आप लोगों को कि
जैसे टेलीविज़न, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और फिर आदि। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दिया है, ध्यान दीजिएगा, केवल ऑडियो नहीं दिया है, तो ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इसको हमें जहाँ तक उम्मीद है ठीक ठीक समझे होंगे तो आगे बढ़ते हैं और श्रव्य दृश्य के साधन देखते हैं। तो इसके कौन कौन से साधन होते हैं, आइए। श्रव्य दृश्य साधन के प्रकार में देख सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया, ब्लैक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, चलचित्र अथवा सिनेमा, संवाद सामग्री, विजुअल पेन टैब, मैग्नेटिक बोर्ड। तो ये रहे श्रव्य दृश्य सामग्री के दोस्तों साधन। अब इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप लोगों को ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दी जाती है टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग इसका PDF सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ कल फ्रेंड्स ने मैसेज किया था कि सर PDF हमें प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसका लिंक दोस्तों टेलीग्राम का आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे डाल दी जाती है। आप लोग वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल लिंक पे टच करके वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जितनी भी क्लासेज होती है दोस्तों, जैसे कि हिंदी की, हिस्ट्री की या इसकी अभी जैसे हम फर्स्ट पेपर की, तो वहाँ पे सबका PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एंजॉय कीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग पठन सामग्री से संबंधित जो भी आप लोग के अध्ययन सामग्री है, हम लोग यहाँ पे जैसे श्रव्य दृश्य पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी उपयोगी जो सामग्री है उसका लाभ उठाइए, जो आप लोग के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और श्रव्य दृश्य साधन के लाभ देखते हैं। ठीक है, कि इसके लाभ क्या हो सकते हैं। तो श्रव्य दृश्य साधन के लाभ में अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं। जैसे कि इस साधन, जैसे श्रव्य दृश्य साधन के लाभ में, इस साधन से छात्र को शिक्षण अधिक स्पष्ट रूप में समझ में आता है, जो कि सही भी है। देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो ज़्यादातर बेटर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं हम लोग कि जैसे कोई भी मान लीजिए, जैसे हाँ, सबसे अच्छा आप लोग को एक उदाहरण होता है। जब हम लोग बचपन में रहते थे तो क्या करते थे, जब मूवी देखते थे, और जब हम लोग क्लास में मान के चलिए तीसरी, चौथी या पाँचवीं में पढ़ते थे, इतना मतलब यही रेंज था, 5 हो चुके अंडर ही मान लीजिए, आप लोग भी थे, आप लोग भी आइए अपने पे उदाहरण ले सकते हैं। तो जब हम लोग कोई मूवी देख के जाते थे, या शक्तिमान देख के जाते थे, या जूनियर जी देख के जाते थे, जो उस समय का सीरियल आता था, अपने दोस्तों से कितना मतलब ऐसा लगता था कि केवल हम ही देख के आए हैं, उसमें हम लोग खुद ही अंदर घुस गए थे, इतना अच्छे तरीके से उसको बता पाते थे। तो ये चीज़ें थी श्रव्य दृश्य के लाभ थे, जो हम लोग को माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाती थी। उनका चलचित्र बैठ जाता था कि क्या क्या कर रहे हैं, और फिर उनका संवाद भी दिमाग में आ जाता था, और जिसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अपने साथियों को बताते थे। तो एक ये लाभ मोटा मोटा समझ सकते हैं कि अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आना। ठीक है, कि शक्तिमान ऐसे आया, जैसे ही वो बच्चे को कोई मतलब कह सकते हैं कि उसमें जो भूत, जैसे कौन सा डॉक्टर जयकाल किल्विश वगैरह थे, तो वो जैसे ही किसी को चाहे वहाँ पे जनता के लोगों को अटैक कर रहे थे, तब तक वो शक्तिमान ऐसे घूमते कच 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 आया और फिर होता था ना सब। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते थे एकदम धारा प्रवाह में। तो यही चीज़ें हैं जो अधिक रूप से स्पष्ट आता है, शिक्षण से अधिकतम छात्र को शिक्षण अधिक स्पष्ट रूप में आता है श्रव्य दृश्य साधन के लाभ में। आइए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट ऐसा है कि इस साधन से छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है। ये भी सही है। क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, अगर 40-50 मिनट से ज़्यादा क्लासेस चले लगेंगी, चाहे जितना वो मतलब मज़ेदार क्लास है, तो हम लोग का दिमाग फिर और कहीं जाने लगता है, बोर हो जाते हैं वो चीज़ों से। अगर यहीं विजुअल हम लोग जब देख के उसको पढ़ते हैं, सुन के पढ़ते हैं, तो फिर मज़ा आता है, ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कान से सुनते ही विषय वस्तु को देख भी सकते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को और अधिक तेज़ी से सीखने में सहायता करते हैं। इसके प्रयोग से प्रशिक्षक का समय भी बचता है। ठीक है, और श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे श्रव्य दृश्य साधन के लाभ। चलिए हम लोग सीमाएँ देखते हैं। तो इसकी सीमाएँ क्या है श्रव्य दृश्य साधन के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रव्य दृश्य साधन की सीमाएँ। जैसे कि यदि श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग में एक रूपता न रहे तो यह स्पष्टीकरण को बाधा पहुँचाता है। इससे छात्रों पर बुरा
प्रभाव पड़ता है। यदि सर्वविदित साधन के प्रयोग में दोस्तों एकरूपता न रहे तो यह स्फटिकीकरण को बाधा पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और वो सीक्वेंस वाइज ना हो, जैसे मान लीजिए कुछ समझाने की कोशिश करें लेकिन वो उस पर थोड़ा सा ले जाए मुद्दा फिर कहीं और लेकर चला गया, एकरूपता ना हो, एक समान से ना हो, तो फिर वो दोस्तों छात्र को नहीं समझा सकता और वो बुरा प्रभाव डालता है। इन साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षक के दूरगामी हित में नहीं, क्योंकि यह शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में ही विचारशील और चिंतन में संकोच और अनिश्चय का दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। ठीक है, और फिर लास्ट जो है कि शिक्षण को केवल बड़े विचारों तक सीमित नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये रहे कुछ इसकी सीमा, सर्वविदित साधन की सीमाएं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री। आप लोग इनको तो विशेष रूप से देख लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एडगर डेल के अनुसार दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री जो है, तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या है। तो एडगर डेल अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने वर्ष 1960 में सीखने के लिए विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आइए उस शंकु मॉडल को देख लेते हैं हम लोग। इस शंकु मॉडल में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव को शाब्दिक प्रतीक तक क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ शंकु को दर्शाया गया था, जबकि मूर्त प्रकृति के संदर्भ में इसके विपरीत। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वो शंकु के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा पूरा शंकु, ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे जितना दिखाई दे रहा होगा एडगर डेल का दृश्य श्रव्य मॉडल। देख लीजिए, ये दृश्य श्रव्य मॉडल, ये रहा मूर्त जो ऊपर से नीचे की ओर है, और दृश्य श्रव्य सामग्री अमूर्त जो प्रकृति है, ये अमूर्त प्रकृति है, इसका नीचे से ऊपर की ओर है। तो जो इसमें होता है, तो ये देखते हैं। पहले होता है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव, दूसरा होता है अन्य व्यक्तियों का अनुभव, तीसरा होता है नाटक की भाव भंगिमा, और चौथा जो है ऊपर की तरफ जो है जो अमूर्त प्रकृति चढ़ रही है वो है प्रदर्शन का भाव। फिर पांचवा पर्यटन यात्राएं, छठा है जो प्रदर्शन सामग्री, सातवां है जो गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन, आठवां है जो रेडियो रिकॉर्डिंग, नौवां जो है दृश्य प्रतीक, और ऊपर वाला सबसे जो है शाब्दिक प्रतीक। तो दोस्तों ये जो है आप लोगों को एक बार बोलना चाहेंगे कि आप लोग इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें से नाम दे देता है और ये भी पूछ देता है कि दृश्य जो एडगर डेल के दृश्य श्रव्य मॉडल है उसमें से निम्न में से कौन नहीं है, और वहाँ पे एक नाम कोई अलग से उठा कर दे देता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी चलिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है इससे कि एडगर डेल का दृश्य मॉडल श्रव्य मॉडल किसने दिया था। तो एडगर डेल ही दिया था दोस्तों, पर हम लोग वहाँ पे नाम की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडगर डेल ने एडगर डेल का दृश्य श्रव्य मॉडल दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिक्षण को प्रभावित बनाने में सहायक तत्व, कि शिक्षण को कौन से प्रभावित बनाने में सहायक तत्व हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं तत्व। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक तत्व के अंतर्गत संस्थागत सुविधाएं एवं शैक्षिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। तो आइए हम लोग कर करके एक एक देख लेते हैं। जैसे कि संस्थागत सुविधाएं में हम लोग बात करते हैं, तो संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण से प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर पाठों को रुचिकर बनाया जाए तो बच्चों के मन में वह जल्दी बैठ जाता है। आगे बात करते हैं कि संस्थाएं शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध हेतु प्रबंधन एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती है। ठीक है, अगला है संस्थाएं सामाजिक परिवेश से अवगत होकर मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांचकर उन्हें बढ़ावा देती है। जैसे संस्थाएं हैं जो दोस्तों सामाजिक परिवेश से अवगत होकर, जैसे समाज में जो प्रेजेंट में चल रहे समाज के अकॉर्डिंग होकर, और मनोवैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रभावी तथ्यों को जांचकर उन्हें बढ़ावा देती है। ठीक है, संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण, शिक्षण जाँच जैसी महत्वपूर्ण पहल करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसके लेके कि संस्थाएं कुशल क्षमता के विकास के लिए शिक्षण मतलब टीचर प्रशिक्षण और फिर जैसे महत्वपूर्ण पहल करती है। संस्थाओं में आधुनिक व बदलते समय के अनुसार कुशल प्रशिक्षित शिक्षक प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सहायक सामग्री को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो संस्था है दोस्तों वो
आपके जो प्रेजेंट में जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा शिक्षक। और फिर जो आप लोगों को पढ़ने में या प्रौद्योगिकी के जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको बढ़ावा देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ रहे शिक्षण को प्रभावित करने वाले सहायक तत्व, जिसमें संस्थागत सुविधाएं में ये चीज़ें थी, ठीक है। और शैक्षिक अब वातावरण में देख लेते हैं। शैक्षिक वातावरण में देखेंगे, ये हम लोग का सबसे लास्ट पॉइंट है जो हम लोग उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे, शैक्षिक वातावरण, जैसा कि आप लोग देखे थे। तो शैक्षिक वातावरण को हम लोग अगर जब बात करते हैं इस पर, तो इसमें आ जाएगा कि शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं और स्थिति से हैं जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहती है, ठीक है। शैक्षिक वातावरण से तात्पर्य उन सभी व्यवस्थाओं और स्थितियों से है जो शैक्षिक कार्यों को लागू करते समय प्रभावी रहती है। विद्यालय की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जाता है कि वह क्षेत्र की आबादी से कितनी दूर है और उस आसपास की प्रकृति एवं सामाजिक स्थिति कैसी है। अर्थात विद्यालय किसी कारखाने के पास तो नहीं, किसी मंदिर मस्जिद के पास अथवा विवादास्पद स्थान से तो संबंधित नहीं, ऐसा एकांत स्थान तो नहीं जहाँ पर सामान्यतः छात्रों को पहुँचने में परेशानी हो, आदि कई महत्वपूर्ण बातें जो शैक्षिक वातावरण संबंधित है। जैसे दोस्तों हम लोग अगर बहुत से दोस्त होंगे जो बीएड भी करके आए होंगे, तो या हम लोग अगर एक विशेषता पढ़ेंगे विद्यालय की कि कैसा मतलब और किस जगह पे होना चाहिए उसका वातावरण, तो हम लोग अक्सर हम लोग पढ़े भी होंगे कि क्या होता है कि एक विद्यालय खोलने का एक पैमाना होता है, ठीक है, कि वो स्टेशन के पास ना हो, फिर बस स्टैंड है उसके आसपास ना हो, ज़्यादा कोलाहल वाली जगह पे ना हो, और जैसे मान लीजिए अगर रोड वगैरह है तो उससे बहुत काफ़ी अंदर भी ना हो। तो एक ऐसा जगह जो एक विद्यालय को अनुकूल बनाता है, जैसे शांत वातावरण हो। और फिर विद्यालय के भी, ये तो मतलब विद्यालय के लिए है, आसपास मंदिर मस्जिद ये ना हो, और फिर उस विद्यालय के ये पैमाना होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके साथ साथ विद्यालय में भी क्या क्या जैसे खेल का मैदान और सारी सुविधाएं हो, ये सारी चीज़ें निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखते हैं शैक्षिक वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो आइए इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हम लोग की क्लियर हो जाएगी शैक्षिक वातावरण से। जैसे शैक्षिक वातावरण में नेतृत्व संरचना शैक्षिक प्रशासन का एक विकासोन्मुख कारक है। नेतृत्व संरचना समाज की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है शैक्षिक वातावरण के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के विकास में मानवीय विकास के पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अर्थात मानवीय मूल्यों को गौण नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी शैक्षिक वातावरण के महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला हम लोग देखते हैं कि शैक्षिक विकास में परिवार की मुख्य भूमिका रहती है। देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि केवल पिछली क्लास में बात किए थे कि एक जो विद्यार्थी है उसके मतलब विकास में केवल विद्यालय का ही एक रोल नहीं होता, उस समाज का भी है, घर का भी है, परिवार का भी है। परिवार से ही बालक सबसे पहले किसी भाषा को बोलता है, अपनी बात को एक विशेष तरीके से व्यक्त करता है, दूसरों के विचारों को पहचानने और अपनी बात को सुस्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने की कला सीखता है। अतः अच्छे शैक्षिक वातावरण के लिए आवश्यक है कि पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए। और क्यों, आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे, आप लोग अनुकरण सिद्धांत अगर पढ़े होंगे तो जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें यही बात होती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों का अनुकरण करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप लोग देखे होंगे वो आपका अनुकरण करता है। जैसे आप जाएंगे ना कुछ करेंगे तो वो सेम करने लगता है। जैसे मान लीजिए जिनकी शादी हो गई है उस पर हम एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं। जिनके बच्चे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनके बच्चे हैं, ठीक है, चाहे बच्चियाँ हैं, दोनों है, बच्चे बच्चियाँ, लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए लड़का है, जैसे उसके पापा सुबह ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो क्या करता है कि वो भी नहा लेगा, कपड़ा पहन लेगा, मम्मी कहेगा मम्मी हमें भी कपड़ा पहना, हमें भी पापा के साथ जाना है। ऐसा कुछ दोस्तों होता है, ठीक है। या बाल संवारेंगे तो वो भी उठाएगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। जैसे आप लोग, चाहे हम लोग घर पर बैठे रहते हैं, ऐसे मान लीजिए हम लोग कंघी से बाल संवार तो आपका छोटा बच्चा है तो वो भी आपसे हाथ से कंघी ले लेता है, ठीक है। बच्ची है, अगर मम्मी रेडी हो रही है मान लीजिए पढ़ाने जाने के लिए सुबह या ड्यूटी के लिए, तो फिर बच्ची भी तैयार हो जाती है। और फिर तो यही दोस्तों होता है अनुकरण, ठीक है। वो बड़ों का जैसे देखेंगे वैसे करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपके घर का माहौल जैसा रहेगा वैसा बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए घर का माहौल अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा कुछ वातावरण
से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु शैक्षिक वातावरण से। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग तीसरे टॉपिक को समाप्त किया। अगली क्लास में हम लोग उच्च शिक्षा से संबंधित अपनी क्लासें कंटिन्यू करेंगे, शिक्षण अभिवृत्ति में ही इससे संबंधित और 2-3 क्लासें होगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जानबूझ के पढ़ रहे हैं ताकि बोर ना हो और चीज़ों को बहुत आराम से पढ़े। अभी समय है और देखिए एक बार हम लोग अच्छे से समाप्त करते हैं तो फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में। उसके बाद लॉन्ग वाला भी इकट्ठे एक प्रैक्टिस हम लोग कर लिया जाएगा, पूरा मतलब चैप्टर सबका मिला के फिर देखा जाएगा कि हम लोग की स्थिति कहाँ है, कहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो चलिए आप लोग आज की क्लास अब हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को आप इससे संबंधित क्लास से संबंधित ये PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग की ये PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी। तो ठीक है, और उसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी साहित्य वाला के साथ पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।